हाँ बेटा, चलो अब ये एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन, इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो सबको पता ही है फ्रिक्शन फ्रिक्शन अपोज करता है, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। क्या बेटा? रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है, मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। कैसे करता है बेटा देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक इसके ऊपर एक और ब्लॉक है बी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि ये सरफेस स्मूथ रहा, ये सरफेस अगर स्मूथ रहा, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा, और मैं अगर इस ब्लॉक ए को खींचूं तो ब्लॉक बी इसके साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब कि ब्लॉक बी में क्या हो गया या ब्लॉक ए में क्या हो गया? मोशन। कैसा मोशन? रिलेटिव मोशन। ब्लॉक बी अपनी ही जगह पे रहेगा, आप ब्लॉक ए को आगे ले गए, वहीं गिर गया। अगर आप इस ग्राउंड पे यहाँ पे खड़े हैं तो आप ये बोलेंगे कि भैया ब्लॉक बी में कोई मोशन नहीं आया, ब्लॉक बी जहां था वहीं का वहीं गिर गया। ठीक है, क्लियर है? ये बोलेंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप यहां बैठे हुए हैं ब्लॉक ए पे और अब ब्लॉक ए मूव करे तो आप क्या कहेंगे कि भाई ब्लॉक बी क्या हो गया? मोशन में आ गया। किसमें आ गया? मोशन में आ गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था या फिर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन नहीं था या फिर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक बी में रिलेटिव मोशन आ गया, मोशन नहीं, क्या आ गया? रिलेटिव मोशन आ गया। विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक बी मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक बी मोशन में है। अगर यहां फ्रिक्शन होता, अगर फ्रिक्शन होता, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता? तब ये ब्लॉक ए आगे जाता, फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक बी भी साथ में आता, तो हम कहते कि ब्लॉक बी में कोई मोशन नहीं आया। अब जो बंदा ग्राउंड में है वो क्या बोलेगा कि ब्लॉक बी में क्या आ गया? मोशन आ गया। पर जो बंदा ब्लॉक ए में है वो क्या बोलेगा कि ब्लॉक बी में कोई मोशन नहीं आया। तो ये कैसा मोशन नहीं आया? रिलेटिव मोशन नहीं आया। कैसा मोशन नहीं आया? रिलेटिव मोशन नहीं आया। तो फ्रिक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। मोशन मत लिख देना, क्या बेटा? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है बेटा, समझे? हटाने से सही है। अब आप ये बात करेंगे कि भाई साहब ये जो फ्रिक्शन है इसके हम बोलेंगे दो टाइप। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया, इसके दो टाइप, एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तब तक क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तब तक क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है रेंज। क्या होती है बेटा? रेंज। या आप कह सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इसका मतलब ये जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को सामने रखेगा। ठीक है, मान लीजिए इसके पास या स्टैटिक फ्रिक्शन के पास लगाने के लिए फोर्स 100 है न्यूटन में, ठीक है ना, जरूरत 50 की है तो 50 ही लगाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। पर क्या करेगा?
जब तक 100 का फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन भी 100 फोर्स नहीं लगाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ठीक है बेटा, समझे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात। फ्रिक्शन में हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके, नॉर्मल के, किसके बेटा, नॉर्मल के। और जब ये हटेगा तो आएगा म्यू एस एन। यहां पे जो ये मैंने म्यू एस बोला है, यहां जो मैंने ये म्यू एस बोला है, इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे क्या बोलूंगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पे जब हम बात करेंगे काइनेटिक की, when object is in motion, when object is in motion, तो तब रोल में क्या आ जाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तब रोल में कौन आएगा, ठीक है, तब कौन आएगा रोल में, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद इसकी होती है कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है इसकी, ये कोई सेल्फ एडजस्टिंग वगैरह नहीं है भाई साहब, ये अपनी मैक्सिमम जो वैल्यू आनी होगी, जैसे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी उसे मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलूंगा। और ये वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझे बात को, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से जब तक वो अपनी मैक्सिमम रेंज में ना आ जाए। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से ज्यादा हो सकती है, वो किससे कम होती है, वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यार, यहां पे ग्राफ है, ये ग्राफ, यहां मैं कह रहा हूं कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन काम कर रहा है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन काम कर रहा है। यहां मैं बोल रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स, यहां मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए वैल्यू बड़ी 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 बड़ी, आपने फोर्स बढ़ाया अप्लाई करना, फ्रिक्शन भी बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, बल्कि हम बनाएंगे कुछ ऐसा। क्यों, स्टार्टिंग में ये कितना एंगल होता है, 45 डिग्री। ऐसा इसलिए, मान लीजिए इस सरफेस में फ्रिक्शन मैक्सिमम 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 लगाया फोर्स, तो फ्रिक्शन भी 10 ही लगाएगा। तो जो वैल्यू आप दे रहे हैं वही फ्रिक्शन की भी होगी। ऐसा तो हम बोल सकते हैं ये कैसा ग्राफ बन रहा है, y इक्वल टू एक्स टाइप का, y इक्वल टू, और y इक्वल टू एक्स में स्लोप होता है 1, तो कितना एंगल होगा 45 डिग्री, कितना होगा बेटा, तो मैं कह सकता हूं यहां तक स्लोप कितना है 1। अब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा, फिर भाई साहब फोर्स जब बढ़ा तो हल्का सा फ्रिक्शन कम हुआ, तो ये जो वैल्यू टॉप पे है ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, यहां से यहां तक क्या चल रहा था, और यहां से आगे क्या आ गया। तो मैंने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक की, क्या तुम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन,
काइनेटिक उससे कम होता है और इससे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? लिखें इसे बेटा। तो देखिए फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है, मैंने कहा कि फ्रिक्शन क्या है, प्रपोर्शन इसके नॉर्मल के, और यहां पे हम लगाएंगे म्यू, ये बन जाएगा म्यू एन, जहां पे कि ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन कैसे कैसे लगेगा, जैसे कि मैंने यहां पे एक ब्लॉक को रखा और मैंने इस ब्लॉक को पुश किया, ठीक है, तो ये ब्लॉक इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड होगा यहां को, ठीक है। तो स्लाइडिंग अगर यहां को है, अगर स्लाइडिंग यहां को है, या फिर स्लिपिंग कह लो तो, है ना, अगर वो स्लिप यहां को हो रहा है तो फ्रिक्शन कहां को लगा, यहां, यहां लगा फ्रिक्शन, ठीक है। यहां पे है mg, mg किसके इक्वल है, नॉर्मल के, तो इस केस में जो फ्रिक्शन है मेरा वो क्या बन जाएगा, म्यू एम जी, क्या बन जाएगा, म्यू एम जी, ठीक है। अगर दीवार ऐसे और इस दीवार में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मैं मान रहा हूं कि ये दीवार एक स्मूथ दीवार है, आपने यहां पे एक फोर्स लगाया F, क्या लगाया, फोर्स F, ऐसे आपने फोर्स F लगाया, है ना, तो फोर्स लगा ऐसे, नीचे कौन खींच रहा है, mg, तो ये ब्लॉक कभी भी यहां पे रुक नहीं पाएगा, ब्लॉक विल स्लिप। समझे बात को, ठीक है। मान लीजिए यहां पे आपने अब फोर्स लगाया इस एंगल पे, फोर्स लगाया इस एंगल पे, ये जो एंगल है क्या है, थीटा है, ठीक है ना, तो पता है कि फोर्स ऐसे लगा, ये एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया, ठीक है। अभी भी सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, क्या है बेटा, स्मूथ सरफेस है। यहां पे क्या लगा, नीचे को mg लगा, अब यहां पे एक फोर्स है F, तो यहां पे क्या है, F cos थीटा, यहां पे क्या है, F sin थीटा। और आप ये बात इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर एक स्मूथ सरफेस पे आपको रोकना हो ब्लॉक को, तो आप फोर्स थोड़ा तिरछा लगाते हैं, ना कि सीधा लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। इससे आपको क्या मिला कि ये जो F sin थीटा था, ये जो F sin थीटा था, इसको ही क्या करना पड़ेगा, mg को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा केस, अब सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस के पास कुछ म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब आपने इस सरफेस पे फोर्स लगाया ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है, बाय एक्शन रिएक्शन ये सरफेस पे आप पे फोर्स लगाएगा ऐसे, तो यही नॉर्मल है, और नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। अब जैसा कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो अब सरफेस एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टेंजेंशियल टू सरफेस लगता है, क्या बेटा, टेंजेंशियल टू सरफेस लगता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्लिपिंग जो है वो कहां को होगी, नीचे को होगी, यहां को क्या होगा, mg होगा, तो इसका मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि इसके ऊपर को क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब इस mg को बैलेंस करने का पूरा काम किसका होगा,
फ्रिक्शन का होगा, तो जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, म्यू एन, पर यहां पे एन एम जी नहीं है। नॉर्मल किसके इक्वल है, जो आप ये फोर्स लगा रहे हो, जो आप ये फोर्स लगा रहे हो। नॉर्मल एम जी हर बार नहीं होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है ब्लॉक पे, वही क्या है, नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, फ्रिक्शन कितना, म्यू एफ। ठीक है, तो इस म्यू एफ को mg के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब f को mg बाय म्यू होना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक रुक पाएगा। ठीक है, चौथा केस, जब सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, मतलब कि सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पे एक ब्लॉक पे एक मास m लगा, यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया, यहाँ पे आपने जब ऐसे फोर्स लगाया तो हमने बोला भैया कि ये फोर्स लग रहा है एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे भी किस पे लगा, एंगल थीटा पे। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है, एंगल थीटा पे हमने फोर्स लगा दिया। ठीक है बेटा, अब इस पे हमने फोर्स लगाया तो हमको बात समझ में आती है कि भैया ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये ऊपर क्या आएगा भाई साहब, एफ साइन थीटा। यहाँ पर आएगा एफ कॉस थीटा, ऊपर कितना आएगा, एफ साइन थीटा। यहाँ पर आएगा एफ कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, एफ साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया बात बेटा। तो अभी मेरे को ये भी पता है कि अब यहां से ऊपर क्या लगने वाला है, नॉर्मल। तो क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के। क्या साफ दिख रहा है मुझे, आपने फोर्स ऐसे लगाया, नॉर्मल ऐसे लगा, एक्शन रिएक्शन किसके इक्वल है ये, मतलब कि हम इक्वेशन इक्वेट नहीं करते एक्शन रिएक्शन की, और नॉर्मल की वैल्यू होगी क्या, एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अब यहां पे नीचे को क्या है, mg है, और फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर को। तो मेरे को ना एक बात साफ साफ समझ में आती है कि अब इस mg को रोकने का काम एक तो फ्रिक्शन का है, और एक किसका है, एफ साइन थीटा का। एक किसका है, फ्रिक्शन का, एक किसका है, एफ साइन थीटा का। तो ये दोनों मिलके रोकेंगे किसको, mg को, है ना, ब्लॉक को रोकेंगे ना, तो बैलेंस होगा। ठीक है, अब इस स्मॉल एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन। ये कितना है, एफ साइन थीटा बराबर mg। क्या मैं देख सकता हूं कि ये जो n है ये कितना है, एफ कॉस थीटा, ये कितना है, एफ साइन थीटा, ये कितना है, बराबर mg। क्या मैं देख सकता हूं कि मैंने इसमें से f कॉमन लिया तो कितना बन गया, म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस साइन थीटा, बराबर कितना आएगा, mg। तो क्या मैं देख पाऊंगा कि f बराबर कितना आ रहा है, mg अपॉन में म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा हाँ, एक इस तरफ को एक इस तरफ, बीच में आएगा ना ये नेट फोर्स, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, समझे बात, लिखें तो बच्चे से लिखें, फटाफट से नोट करें, सारे केस नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट है भाई। कांटेक्ट आप समझे, कांटेक्ट में आने दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ये भी क्या है कांटेक्ट फोर्स, एक आ रहा है क्या बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। ये दो फोर्स लग रहे हैं सरफेस में कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, और जब कोई आपसे पूछे कि निकालें कितना क्या है कांटेक्ट फोर्स है, तो आप क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स।
रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टेक्ट फोर्स। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पे आपने यहाँ पे फोर्स F अप्लाई कर दिया, इसकी वजह से यहां से सरफेस से लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f, ठीक है, और यहां से ऊपर क्या लगा, नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है, ये लगा नॉर्मल। ये दोनों, ये है सरफेस के अलोंग, ये है सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों के कहीं बीचों बीच आएगा। उस नेट फोर्स को, इसे हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा, कांटेक्ट फोर्स। और इसकी जो वैल्यू आएगी आपको पता ही है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। अब कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू, कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू, कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू होती है नॉर्मल। क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ब्लॉक सरफेस पे है, फ्रिक्शन क्या पता हो भी सकता है और नहीं भी, बट नॉर्मल तो होगा ही होगा, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, नॉर्मल, और इस कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, n का स्क्वायर, अब फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू n का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो क्या कर दें बेटा, n कॉमन ले लेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब जरा बात करते हैं किसकी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखना, यहां पे एक ब्लॉक, इस ब्लॉक पे लगा फोर्स F, अब इस ब्लॉक पे जो मैक्सिमम यहां को फ्रिक्शन लग चुका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। इनके बीच में इनका क्या आ रहा है बेटा, रिजल्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे बेटा, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते थे बेटा, कांटेक्ट फोर्स। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको अगर आप लैम्डा मान लें, क्या मान लें, लैम्डा, तो ये जो लैम्डा यहाँ पर है, ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लैम्डा है आपके पास, ये क्या है बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये अब आप देखेंगे, अगर आप एरो मार दें तो सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। जो सामने फोर्स है वो क्या है, एफ एल तो है ना, तो ये एफ एल है भाई, पैलोग्राम बनाओगे तो अब क्या होगा, यहां से tan लैम्डा, क्या बेटा, tan लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ एल बाई एन। tan लैम्डा इज एफ एल बाई एन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं बेटा कि जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो होगी tan इनवर्स एफ एल बाई, कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं है। अब ये सवाल एक पढ़ें और इसको ट्राई करें, सवाल को देखें क्या हो रहा है। जब मैं करूं एक बार ट्राई कर लेंगे पढ़ के, है बेटा। हाँ अब देखिए, a horizontal force of 49 Newton is able to move block and wood weighing and ऑफ वुड होगा शायद, है ना, ऑन अ रफ सरफेस, ऑफ वुड होगा। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, इसका मास कितना है, 10 kg। नीचे इस पे लगा 10 इंटू जी,
ऊपर इस पे लगा नॉर्मल। थोड़ा अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। क्या होता है फ्रिक्शन, म्यू एन। इसको आप लिखेंगे म्यू एन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये है बाय डेफिनेशन ऑफ वैल्यू बुट की, तो ये मिल गया फाइनली, ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, यहां आपने फोर्स लगाया 49 न्यूटन, इज जस्ट एबल टू मूव ब्लॉक, जस्ट एबल टू मूव ब्लॉक, मतलब कि 49 न्यूटन तक उसने अपोज किया होगा, जस्ट एबल टू मूव ब्लॉक, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन फोर्स था वो म्यू एन था, और म्यू एन ने भैया उसे 49 तक क्या करा, अपोज करा, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं किसी बच्चे को, बहुत ही बढ़िया बात। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो म्यू है, एन कितना बेटा, एन, एन है 10g बराबर कितना बेटा 49, तो इसका मतलब 49 अपॉन में 10g बराबर कितना हो गया, म्यू हो गया। जब भी हमको 49 दिया हो, 4.9 दिया हो, हमें बात समझ में आती है कि 9.8 ले लेते हैं, क्या बेटा 9.8, तो इसका मतलब म्यू कितना होगा बेटा 49 अपॉन में 10 इंटू 9.8, मतलब कि 49 अपॉन में 98, मतलब कि 1 अपॉन में 2, मतलब कि 1 अपॉन में 2। तो ये म्यू कितना आ गया, यहां से मुझे म्यू कितना मिला 0.5, यहां से मुझे म्यू कितना मिला 0.5। अब मैं क्या से कह सकता हूं कि tan लैम्डा बराबर कितना हो गया, अभी तुमने क्या सीखा कि क्या है फ्रिक्शन का एंगल, tan इनवर्स 0.5, क्या है बेटा tan इनवर्स 0.5, ठीक है, आसान सवाल था बेटा। चल देखिए भैया, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, it is defined as the minimum angle of inclination of a plane, it is defined as the minimum angle of inclination of plane with the horizontal at which the body is placed on it just begin to slide down, मतलब कि कितना मिनिमम एंगल हो, या आप उल्टा भी कह रहे थे कितना मैक्सिमम एंगल हो कि स्लाइड ना करे। जैसे कि मान लीजिए आपने, अरे भैया आपने यहां पे ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ था, मान लीजिए ऐसे ये ब्लॉक था, ये ऐसे था, अब खुरापात हमारे दिमाग में आई और हमने इस सरफेस को ऐसे घुमाना स्टार्ट करा, ऐसे घुमाना स्टार्ट करा, अब ये कभी तो ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, तो जिस एंगल तक ये ना गिरे वो मैक्सिमम एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज, वो क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो मुझे अगर थीटा एंगल निकालना है तो इसका मतलब क्या बात हुई है, ये बात हुई कि मैक्सिमम एंगल जहां तक ये ब्लॉक गिरे नहीं, जहां तक ये ब्लॉक गिरे नहीं, फिसले नहीं, स्लाइड ना करे नीचे की तरफ को, वो मैक्सिमम एंगल, या फिर वो मिनिमम एंगल जहां से स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, दोनों ही बातें सही, मिनिमम एंगल जहां से फिसलना स्टार्ट हो जाए या मैक्सिमम एंगल जहां तक ना फिसले, ठीक है, दोनों बातें सही हैं, तो ये बातें यही लिखी हुई है, ठीक है। तो है बेटा, हाँ डू नॉट स्लाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगता है बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल का लगता है सरफेस से परपेंडिकुलर, क्या बात है बेटा, यहाँ पे नीचे अगर इसका मास m है तो नीचे यहाँ पे क्या लगा बेटा mg, क्या लगा यहाँ पे
mg। समझे बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात बेटा। अब सबको पता होना चाहिए, कई बार पढ़ लिया है कि इस mg के होंगे कंपोनेंट और ये होगा mg साइन थीटा और यहां पे ये क्या है बेटा mg cos थीटा। एक जगह पे mg साइन थीटा, एक जगह पे mg cos थीटा। तो मेरे को मालूम है कि जो ये नॉर्मल है, जो ये नॉर्मल है, ये किसके इक्वल होगा बेटा? mg cos थीटा के। किसके बेटा? mg cos थीटा के इक्वल क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहां को फिसलने की है? नीचे को। तो फ्रिक्शन कहां को लगेगा? ऊपर को। टेंडेंसी इस ब्लॉक के फिसलने की नीचे को है, फ्रिक्शन कहां को लगा? ऊपर को। समझिए बात को? तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि इस फ्रिक्शन को बैलेंस करना होगा किसको? mg साइन को। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना बेटा? mg साइन। वाओ, क्या ही बात कह दी बेटा। अभी तक ये ब्लॉक गिरेगा नहीं। जब ब्लॉक गिरेगा नहीं तो जो म्यू होगा वो कैसा होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। ब्लॉक गिरेगा नहीं ना। उसने कहा कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, ना करे। जब तक ना करे तब तक क्या है? स्टैटिक। तब तक क्या है बेटा? स्टैटिक। समझे बात को? क्या ही बात कह दी। शाबाश। तो मैं अभी लिख नहीं रहा वैसे म्यूएस म्यूएस, पर वो है क्या? स्टैटिक। लिख दूं यहाँ पे? मालूम है ना, कॉमन सेंस है ना। जब तक ब्लॉक चलेगा नहीं तो क्या है? स्टैटिक। चल गया तो क्या है? क्या बात है यार, बहुत ही होशियार। यहाँ पे कितना हो गया? म्यू एन। म्यू एन बराबर कितना बेटा? mg साइन थीटा। म्यू, अब ये एन क्या है बेटा? हाँ, एन है mg cos थीटा। एन है mg cos थीटा। बेटा यहां पे कितना बेटा? mg साइन थीटा। क्या मैं इसे उड़ा दूं? साइन अपॉन में कॉस कितना बेटा? टेन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? म्यू हो गया। तो बेटा मेरे को ना एक बात ना बहुत समझ में आ चुकी है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही आपस में क्या आ गए बेटा? ये दोनों एक चीज नहीं होती, पर आंसर क्या आते हैं इनके? सेम आ जाते हैं। दोनों एक चीज नहीं होती है, पर आंसर क्या आते हैं इनके? सेम आते हैं। फटाफट तो बच्चे को लिखें, फिर सवाल देखते हैं। देखिए, a block slide with constant velocity on a plane inclined at an angle theta। ठीक है बेटा, एक एक बॉडी या ब्लॉक है, वो स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो स्लाइड कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अभी सॉरी, वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी ना ऐसे में हम क्या मानेंगे कि एक्सेलरेशन है नहीं। ऐसे में अपन क्या मान लेंगे कि एक्सेलरेशन नहीं है। अभी मुझे बताओ, यहां लग रहा होगा mg cos थीटा। सब सहमत है मेरी बात से? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लग रहा होगा यहाँ नॉर्मल। यहां पे क्या होगा? mg साइन थीटा। यहां पे क्या होगा? mg। अरे पता ही है ना। और अगर ऐसे स्लाइड कर रहा है तो यहां पे क्या है? फ्रिक्शन। यहां पे क्या है? फ्रिक्शन। सबको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा तो इसका मतलब भाई साहब फ्रिक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? mg साइन थीटा के। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्सेलरेट होगा। अगर नेट फोर्स नीचे को आ गया तो मिश्रा साहब फिर एक्सेलरेट होगा। क्या होगा मिश्रा साहब फिर? क्या बात है मिश्रा साहब, बहुत ही बढ़िया है। क्या होना चाहिए? जीरो। हाँ हाँ, तो एक होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ए जीरो कब होगा? जब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन। म्यू एन इक्वल टू कितना बेटा?
एम जी साइन थीटा। अभी मेरे को क्या एक बात पल्ले पड़ रही है कि यहां से एन की वैल्यू कितनी थी, एम जी कॉस थीटा, यहां कितना आ गया एम जी, यहां कितना आ गया साइन थीटा, भैया इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया म्यू इक्वल टू, अभी ये आ गया, अभी ये आ गया। अब सेम पार्ट होगा, द सेम ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप। अब इस सेम ब्लॉक को ऊपर फेंका गया, अब इस ब्लॉक को ऊपर फेंका गया, है ना। ऊपर फेंका गया तो मेरे को पता है कि दो फोर्स काम करेंगे, एक तो यहां पे काम करेगा एम जी साइन थीटा, अब ड्रॉ तो नहीं करना पड़ेगा ना, ये एम जी कॉस एम जी साइन बार बार तो नहीं करना पड़ेगा ना, ये कितना हो गया एम जी साइन। दुनिया को पता है, तुम पता नहीं इस दुनिया में हो कि नहीं हो, कि अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां को होगा, नीचे को। ले भैया फ्रिक्शन भी यहां को आ गया। दुनिया को पता है कि क्या होता फ्रिक्शन, म्यू एन, तो म्यू एन तो ये क्या हो गया ये, तो यहां पे कितना आ गया एम जी कॉस। अभी क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, हाँ मैं तो बोल सकता हूं, तुम्हारा पता नहीं कि फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स है, नेट फोर्स है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, कहां की तरफ को, नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा रिटार्डेशन, इससे क्या होगा रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, किसके बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हालांकि ये है क्या रिटार्डेशन, तो बाद में इसको हम नेगेटिव लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पास्ता पुत्तर, समझ में आ रहा है बात। तो अब पास्ता एन की वैल्यू क्या है बेटा, एम जी कॉस थीटा, तो क्या लिखूंगा बेटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पूरे से मास कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये आ गया एक्सेलरेशन अपॉन में, भैया एम यहां से कॉमन लिया, इससे कैंसिल कर दिया। अब हम सबको पता है कि एक इक्वेशन होती है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2s, होती नहीं होती इक्वेशन, क्या बात है बेटा। अब v हमने माना फाइनल वेलोसिटी, v u कितना है v नॉट, हो गया 0 का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2। a कितना है मेरे पास, कितना है मेरे पास, और ये नेगेटिव में आएगा ना, रिटार्डेशन है भाई, ऊपर जाएगा, स्पीड कम हो रही है ना, फोर्स क्या है अपोजिट लग रहा है, तो ये लिख दो माइनस में, मास लगा दो माइनस, इससे भी कैंसिल हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा बेटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। अभी इस माइनस से माइनस गया तो क्या लिख दूं मैं, v नॉट का स्क्वायर बराबर 2 जी साइन थीटा। मेरे को ना बस म्यू की वैल्यू पुट कर देनी है, म्यू कितना था tan थीटा, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो लिख दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां पे कितना हो गया जी कॉस थीटा, क्या कॉस से कॉस कैंसिल, तो जी साइन थीटा प्लस कितना हो गया 2g साइन थीटा, 2 से इंटू हुआ कितना हो गया। तो क्या मैं अब ऐसा बोल दूं कि जो मेरे पास s की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, वाह, है ना। तो क्या आंसर आ गया मेरा ये वाला, कोई दिक्कत की बात, हाँ क्यों हुआ, ब्लॉक को आपने फेंका ऊपर को, जब ब्लॉक को फेंका ऊपर को तो एम जी लगाता कहां, नीचे करेगा, साथ में स्लाइडिंग के अपोजिट में कौन लगेगा, ठीक है ना, समझे।
A block of mass m is lying on an inclined plane. The coefficient of friction between plane and block is mu. ये ब्लॉक हो गया. The force F1 is required to move the block up in the inclined plane. प्लेन तो inclined है, मैं तो भूल ही गया था, है ना. कितना ले लेंगे एंगल? थीटा एंगल लेंगे. F1 फोर्स की जरूरत पड़ी इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने पे. यहां कितना है बेटा? म्यू. अगर F1 फोर्स की आवश्यकता पड़ी ऊपर ले जाने में, क्या मेरे को एक बात समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? अभी नीचे को दो फोर्स काम कर गए. एक तो काम कर गया mg साइन थीटा और एक काम कर गया म्यू एन. दुनिया को याद हो जाना चाहिए कि ये तो क्या था? mg cos थीटा. तो ये क्या हो गया? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. यहाँ पे पक्का ही है ना? A block of mass m is lying on an inclined plane. The coefficient of friction between plane and the block is mu. The force F1 is required to move up the block. हाँ ठीक है. इतने फोर्स के अगेंस्ट काम करना होगा तो क्या हो जाएगा? आसान सवाल है. आसान सवाल लग रहा है तुम्हें ये? करो इसे. देखिए देखिए देखिए. हाँ, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें टेंशन टी लगी? यही कह रहा ना. The string and the pulley assumed to be both smooth, अच्छा, and massless. What would be the maximum mass value on B? The two block do not move. और in the figure, the table, the coefficient, ये आपको म्यू कितना दिया हुआ बेटा? 0.3 दिया हुआ है. ठीक है. अभी मेरे को पता है यहाँ पे टेंशन आ गई. इसका मास में कुछ m मान ले तो नीचे कितना आ गया? mg आ गया. कितना आ गया? mg आ गया. इसका मास मैंने m मान लिया. टेंशन यहाँ पे, टेंशन यहाँ पे भी t आएगी. सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन. यहाँ पे बैक पर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि टेंडेंसी कहाँ स्लिप होने की? आगे को. यहाँ पे क्या लगा? फ्रिक्शन. ऊपर क्या लगा? नॉर्मल. यहाँ क्या लगा? 40 न्यूटन. वो है ना mg, 40 न्यूटन. अभी मेरे को समझ में आ रही है बात शायद कि भाई साहब फ्रिक्शन जो होगा, जो F है वो है म्यू एन. म्यू कितना है? 0.3. कितना बेटा? 0.3 इंटू एन. कितना एन हो गया? 40. तो कितना आ गया बेटा? 12 न्यूटन. कितना आ गया बेटा? कोई दिक्कत है? अब ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे को, टेंशन आगे को, ये लगने, ये हिलने का बिल्कुल भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ म्यू एस. स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस 0.3. इसका मतलब पूरा फोर्स लग चुका. मतलब कि कितना इसके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है? 12 न्यूटन है. टेंशन क्या ले लिया अपने? क्या होगा टेंशन? 12. मैक्सिमम मास पूछा ना, मैक्सिमम मास. देखो ये टर्म देखो, मैक्सिमम मास. जब ये मैक्सिमम मास पूछेगा तो फ्रिक्शन भी क्या ले लो? मैक्सिमम. कितना मैक्सिमम मास लगा सकते हैं यहाँ पे? फ्रिक्शन भी क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? मैक्सिमम लेना पड़ेगा. समझ रहे बात को? बहुत अच्छे. तो टेंशन जो लगेगी वो लगेगी 12. अगर टेंशन 12 से कम लगी तो फ्रिक्शन पूरा यूज में आएगा नहीं. फ्रिक्शन पूरा यूज में आएगा नहीं तो इसका मतलब आप बोलोगे वो मैक्सिमम मास नहीं होगा. मैक्सिमम. और अगर टेंशन 12 से बड़ी हुई तो वो ब्लॉक को खींच लेगी आगे को. तो टेंशन को क्या होना पड़ेगा? 12 न्यूटन होना पड़ेगा. बहुत अच्छी बात है, शाबाश. अब टेंशन आ गई, 12 न्यूटन आ गई. अब मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ये ब्लॉक जा नहीं रहा नीचे, तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू कितना बेटा? 12. तो m कितना है बेटा? 1.3.
2 kg। सिंपल है क्या बेटा? सिंपल है। कोई दिक्कत थी उसमें? हाँ हाँ। अभी देखो इसमें, देखो इसमें कितना एंगल है? 45 डिग्री। कितना फोर्स है? 28.2। तो सब जानते हैं यहाँ पे कितना फोर्स आएगा? 28.2 cos 45 डिग्री। यही तो आएगा। ऊपर क्या आएगा बताओ? 28.2 sin 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो बॉडी है इसका वेट दिया हुआ, वेट कितना? 50 न्यूटन। तो उतना ही ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब नॉर्मल 50 नहीं है, ऊपर दो फोर्स हैं। ये 28.2 साइन 45 डिग्री है और एक एक कितना है? एक नॉर्मल है। इन दोनों का सम कितना होगा? 50। तो अब मैं बोलूंगा ऊपर है दो फोर्स, 28.2 साइन 45 डिग्री है ना, और फिर कितना है? नॉर्मल है। ये दोनों का सम कितना होगा? 50 न्यूटन। तो 50 हो गया। तो यहां से जो मुझे नॉर्मल मिला वो आएगा 50 माइनस 28.2, 50 माइनस 28.2 साइन 45 डिग्री, 50 माइनस 28.2 साइन 45 डिग्री। क्या बात है मिश्रा जी। अब उसने क्या पूछा आपसे? द फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो मिल जाएगा ऐसे, मिल जाएगा नॉर्मल ऐसे। कितना आएगा बेटा? 50 माइनस 28.2 कितना बेटा? 1 बाय, है ना, है बेटा? 20 से कट जाएगा। ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या आती है? 1.4, 1.41 होती है शायद, है ना। तो हम बोलेंगे n इक्वल्स टू 50 माइनस 28.2 डिवाइडेड बाय 1.41। कैंसिल किया, 20 आ गया। तो नॉर्मल कितना आ गया बेटा? 50 माइनस 20, 30 क्या आ गया? नॉर्मल। अब निकालना फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? वो होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन। क्या होता है फ्रिक्शन? अब म्यू कितना है बेटा? 0.8। एन कितना है? 30। तो कितना आ गया ये? 24 आएगा शायद। अरे यार मैं बेटा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करोगे कि एक ही ऑप्शन में 30 है। यहां लगा फ्रिक्शन, यहां लगा फ्रिक्शन। अब ध्यान रखना, फ्रिक्शन जो था वो था म्यू एन। क्या था बेटा? म्यू एन। बिल्कुल सही किया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं कि 0.8 इंटू 30 मतलब 24 न्यूटन। ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। क्या है ये? मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, जो जितना आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है। पर यहां पे एक फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन कितना आएगा? 24 न्यूटन। अगर ये फोर्स कम हुआ तो जितना ये फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। याद है ना? याद है ना? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अरे याद है? तो बस क्या कर दूं? 28.2 cos 45 डिग्री की वैल्यू आ रही है 20। कितनी आ रही है? 20। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा? तो अप्लाइड फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पे अप्लाइड हुआ, फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पे अप्लाइड हुआ वो कितना है बेटा? 20 न्यूटन। कितना है बेटा? 20 न्यूटन। सब बच्चे बात समझ गए? पक्का? नोट करें, लिखें सब बच्चे। देखिए, समझिए 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 प्लीज। आसान टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको आता होगा ऑलरेडी। देखिए सब बच्चे, यहां देखिए बेटा,
डाउनवर्ड स्लाइडिंग। पहले हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करता हूं कि फोर्स कितना हो, तो छोड़ो डाउनवर्ड स्लाइडिंग, या मैं आपसे कह दूं कि फोर्स जस्ट टू होल्ड ब्लॉक, जितना फोर्स सिर्फ ब्लॉक को होल्ड करने के लिए चाहिए होगा। मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे को आ रहा है, मान लीजिए ब्लॉक नीचे को आ रहा, आपने यहां पे पीठ लगाए खड़े हो गए, है ना, आप रोक रहे हैं इस ब्लॉक को, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यहां जो आप फोर्स लगाएंगे F, वो जस्ट ब्लॉक को रोकने के लिए, इसके लिए जस्ट ब्लॉक को रोकने के लिए, है ना, जस्ट ब्लॉक को रोकने के लिए। तो मुझे बताओ कि उस केस में फ्रिक्शन कहां को लगेगा? नीचे को। बेवकूफों, तुम पुश नहीं कर रहे हो, स्लाइड नहीं कर रहे हो, टेंडेंसी कहां को है फिसलने की? नीचे को। हम बस इतना फोर्स लगाएं, हम बस इतना फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक यहां पे होल्ड रहे, ब्लॉक ऊपर ना जाए, तो कहां फ्रिक्शन है? नीचे को। पर अगर मैं कह दूं कि डाउनवर्ड क्या है? स्लाइडिंग, तब भी कहां को फ्रिक्शन है? तब भी कहां को फ्रिक्शन है? अबे स्लाइडिंग नीचे को है तो फ्रिक्शन कहां को होगा? स्लाइडिंग तो दोनों ही केस में, जस्ट रोकना हो या ऊपर को खिसकाना हो, दोनों ही केस में आपके पास फ्रिक्शन कहां को होगा? ऊपर को। ठीक है ना। यहां पे क्या है? एंगल थीटा, इसका मास क्या है? m, यहां पे कितना आ गया? mg, यहां पे कितना आ गया? mg साइन थीटा, यहां पे कितना आ गया? mg कॉस थीटा, यहां पे क्या आ गया? नॉर्मल। बस खत्म काम। नॉर्मल किसके इक्वल? mg कॉस थीटा के। अगर जस्ट होल्ड करना हो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सेलरेशन यहां पे नहीं आएगी, कोई वेलोसिटी यहां पे नहीं आएगी। इस केस में भी इसने हाँ ठीक है, समझ रहे बात को। अगर ऐसा हुआ कि जस्ट मैं होल्ड की बात कर रहा हूं तो ए कितना हो जाएगा? 0। अब यहां खिसका रहे हो तो कितना ए आएगा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, समझिएगा, इस केस में नेट फोर्स क्या हो? ब्लॉक कहां जा रहा है? ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे को जा रहा है ना बेवकूफों। डाउनवर्ड स्लाइडिंग क्या है? डाउनवर्ड स्लाइडिंग। ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे को। तो फोर्स कहां लगाया आपने? समझ गए? चाहे तो हटा दो, हमें कोई समस्या नहीं। ब्लॉक कहां जा रहा है? फोर्स कहां को लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को। तो अब ये बताओ कि कितना आएगा इसमें एक्सेलरेशन? बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एफ नेट कितना आएगा? ब्लॉक कहां जा रहा है? नीचे, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा हो गया। ऊपर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, ऊपर लगा दिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स। अब ये कितना होगा? एफ नेट एम जी साइन थीटा माइनस कितना है? फ्रिक्शन फोर्स, अरे वाह कितना है? म्यू एन। तो अब क्या? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन कितना है? गजब। एम जी कॉस थीटा। तो फिर ये एफ नेट किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। क्या मैं यहां से m कॉमन ले लूंगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज की a की वैल्यू कितनी आएगी? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बल्कि मैं अगर g भी कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सब बच्चे बात समझ गए? पक्का? अब अगर डाउनवर्ड स्लाइडिंग हुई, क्या हुई? हाँ सॉरी, अपवर्ड स्लाइडिंग हुई, तो बस फिर कुछ नहीं, अब ये ब्लॉक जाएगा ऊपर को।
तो कहां लगा फ्रिक्शन, कहां लगा mg, बस क्या करना है अब जो एफ नेट आ रहा है वो क्या आएगा, mg साइन थीटा प्लस एफ, फिर से क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू एन, तो क्या बन जाएगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू कितना बेटा, म्यू कितना, म्यू तो म्यू ही है, एन कितना बेटा, mg cos थीटा। ये सब किसके इक्वल बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। बेटा जी मास कॉमन लिया कैंसिल हो गया, तो क्या बेटा g साइन थीटा प्लस प्लस म्यू कॉस थीटा, जी भी कॉमन ले लो ना, तो म्यू कॉस थीटा बराबर कितना बेटा, अगर मैं यहां पे कहता कि जस्ट होल्ड किया है, जस्ट क्या किया है, होल्ड, तो इसका मतलब ए क्या होता, जीरो, तो फिर से क्या आता, म्यू इक्वल टू टेन थीटा, क्या था, म्यू इक्वल टू, खत्म, ठीक है, समझे, बस इतना फ्रिक्शन पढ़ लें, इसको रिवाइज कर लें, क्वेश्चन लगा लें, आपके लिए इतना सफिशिएंट है।